हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, बायोकेमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर नंबर 13, जहां पर हम लोग पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन कर रहे थे, उसका लेक्चर नंबर 2, जहां पर हम लोगों को एरिथ्रोसाइट्स के बारे में स्पेशली फोकस करना है, एबनॉर्मल सेल्स और उनका सिग्निफिकेंस। एरिथ्रोसाइट के बारे में हम लोग सारी बातें जानते हैं, कैसा उनका फॉर्मेशन होता है, क्या नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है सारा हमारा HAP का जो फर्स्ट ईयर था वहां पे सारी इंफॉर्मेशन थी। और यहाँ पैथोलॉजी में सिर्फ टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल सेल्स और उनका क्या सिग्निफिकेंस है, इसको हमें समझना है। तो आओ देखें, स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लें बेसिक, कि आखिरकार एरिथ्रोसाइट, जिसको हम RBC के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी बातें इंट्रो कर लें। द मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स ऑफ ह्यूमन पेरिफेरल ब्लड। अच्छा, पेरिफेरल ब्लड का क्या मतलब है? यहां स्पेसिफाई मेंशन किया जाता है पेरिफेरल ब्लड। ब्लड हमारी बॉडी में कई जगह होता है, जैसे बोन मैरो के अंदर भी ब्लड है, जहां पर वो फॉर्म हो रहा है। कौन? हमारा एरिथ्रोसाइट। उसकी बात नहीं कर रहा। पेरिफेरल ब्लड जो हमारा पेरिफेरी पे है, यानी कि ब्लड वेसल्स में घूम रहा है, उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है फोकस करके कि पेरिफेरल ब्लड्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड। आप लोगों को पता होगा, जब तक जो एरिथ्रोपोइसिस हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें जो ब्लड होता है जब तक बोन मैरो में रहता है तब तक उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। जैसे ही वो बोन मैरो से हमारे सर्कुलेशन में आता है, वो न्यूक्लियस वहां से डिस्कार्ड हो जाता है, हट जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, अब समझ में आया क्यों पेरिफेरल ब्लड का इस्तेमाल किया गया। वर्ड पेरिफेरी, बाहर की तरफ, जो बाहर है, मतलब ब्लड वेसल्स की बात हो रही है ओवरऑल। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और किसी भी प्रकार की लैक द यूजुअल सेल ऑर्गेनिल्स, किसी प्रकार की सेल ऑर्गेनिल्स नहीं होती हैं। नॉर्मल ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स, क्योंकि इसकी अभी आगे बातें भी होंगी, तो ये बाइकॉनकेव होता है। हम कह सकते हैं रोटी की लोई ले लो एक और बीच में पिचका दो तो वो बाइकॉनकेव हो जाता है। बीच में पिचकी हुई है और साइड साइड में मोटी है। नॉर्मल इसका डायमीटर 7.2 माइक्रोमीटर का रहता है और इसकी थिकनेस जो होती है 2.4 माइक्रोमीटर की रहती है। तो हम देख सकते हैं ये डायमीटर आ गया, ये इसकी थिकनेस 2 माइक्रोमीटर और ऑलमोस्ट 2.4 माइक्रोमीटर एक एवरेज ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, एंड 1 माइक्रोमीटर इन द सेंटर। सेंटर में काटेंगे तो पतला होता है ये। ठीक है, तो सेंटर में पतला है, जहां पे इसका 1 माइक्रोमीटर का सेंटर रहता है। ओके, मोर देन 90% ऑफ द वेट ऑफ एरिथ्रोसाइट कंसिस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका अगर हम वेट करें एरिथ्रोसाइट का, तो उसमें 90% जो वेट की वजह होती है वो उसमें मौजूद हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, और हम सबको पता है इसकी लाइफ स्पैन लगभग 120 दिन की होती है, ±30। ये एक एवरेज होता है 120। ठीक है, डायमीटर हो गया, साइड व्यू हो गया, थिकनेस हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ओके, चलिए, एबनॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, मेन टॉपिक हमारा। ठीक है, क्या मतलब है एबनॉर्मल? हमने देखा जो हमारा नॉर्मल था वो कुछ इस टाइप से था। ठीक है, अब जो एबनॉर्मल की मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा मैं? एबनॉर्मल की। तो एबनॉर्मल सेल्स यहां पर क्या होता है कि जो RBC होता है उसका शेप, साइज वगैरह कुछ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, और किन किन बीमारियों में वो देखने को मिलता है, वही चीज हम यहां समझेंगे, वही इसका सिग्निफिकेंस रहेगा। तो एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स कैन समटाइम्स अपीयर एबनॉर्मल। कई बार एबनॉर्मल दिखाई पड़ते हैं इन वेरियस डिजीज, अलग अलग बीमारी में एंड कंडीशंस। दीज एबनॉर्मल सेल्स कैन बी एन इंडिकेशन ऑफ अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज। जिस हिसाब से उसका शेप चेंज हुआ है, तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ इसकी अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, कोई बीमारी हो सकती है। ठीक है, सम कॉमन टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। कुछ कॉमन टाइप की अगर हम बात करें तो समझ लेते हैं पहले क्या है डायग्राम के हिसाब से। जैसे कि वेरिएशन इन RBC साइज। अगर साइज में अंतर आता है तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है एनआइसोसाइटोसिस। इसमें ये नॉर्मल साइज है, ये मैक्रो साइज बड़ा हो गया, ये माइक्रो साइज छोटा हो गया और ये ओवल शेप का हो गया। ठीक है, साथ साथ में हमको कलर में चेंजेस भी देखने को मिले। कलर चेंजेस का मतलब यह है कि जब हम इसको स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग स्लाइड में रख करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो इनके कलर्स में हमको क्या आता है? चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसी तरह ये हो गया साइज के हिसाब से। अगर हम कलर की बात करें तो कलर वाइज अगर हम बात करें तो ये हाइपोक्रोमेसिया है। यहां पर क्या होता है? सेंटर में बहुत ज्यादा लाइट हो जाता है। ठीक है, ये पॉलीक्रोमेसिया है। यहां पर कुछ क्या होते हैं, कुछ
आरएनए के पार्टिकल इसके अंदर रह जाते हैं, जबकि हमने अभी देखा था कि एक न्यूक्लियस जो आरबीसी होता है फुल्ली मैच्योर्ड, उसके अंदर कोई चीज नहीं होनी चाहिए सिवाय हीमोग्लोबिन के। बट यहाँ पे कुछ आरएनए रह जाते हैं, एक तरफ पूरा व्हाइट सा हो जाता है, एक तरफ रेड सा हो जाता है और कुछ ब्लूइश बीच में रहता है, तो पॉलीक्रोमेशिया, क्रोमा मतलब कलर होता है, एंड हाइपरक्रोमेशिया, पूरा ही लाल हो गया जबकि बीच में हल्का सा इसे लाइट होना चाहिए था। देन वेरिएशन इन शेप, शेप में अंतर आता है जिसको हम पोइकिलोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। टारगेट सेल कुछ इस तरह दिखाई पड़ेंगे, टीयर ड्रॉप सेल कुछ इस तरह दिखाई पड़ेंगे, ओवेलोसाइट, एलिप्टोसाइट, ये टीयर ड्रॉप सेल टीयर शेप के रहेंगे, स्टेमेटोसाइट्स बीच में एक ऐसा गैप रहेगा, ठीक है। एक्ैंथोसाइट, स्पर्ट सेल्स, ये इस तरह से इनके प्रोजेक्शन निकल आएंगे, बर्ड सेल्स इसमें पतले पतले चारों तरफ इक्वली प्रोजेक्शन निकल आएंगे, सिकल शेप का हो जाएगा, हसिया के शेप का, ठीक है। फ्रेगमेंटेड आरबीसी, आरबीसी ब्रेक कर रहा है यहाँ पर, क्रीनेटेड, क्रीनेटेड में क्या हो गया, ये सिकुड़ गया है ये, तो शेप में चेंजेस आते हैं। रेड ब्लड सेल्स इंक्लूजन्स, इंक्लूजन मतलब कोई चीज उसके अंदर मौजूद है, नॉर्मली आरबीसी के अंदर कोई चीज नहीं होती है सिवाय हीमोग्लोबिन के, बट कई बार हमको क्रोमोसोम के पार्ट देखने को मिलते हैं, कई बार हमको ये कैबर्ड रिंग टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, कई बार कुछ और पार्टिकल देखने को मिलते हैं, तो अगर कोई और चीज उसके अंदर मौजूद है तो वो भी किसी ना किसी बीमारी को इंडिकेट करती है। तो अब हमें समझना है इन्हीं सबको किन कंडीशन में ये हमको देखने को मिलते हैं। तो आओ बारी बारी से स्टार्ट करें, याद करना बेटा इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। पहले तो वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, जो 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि एनआइसोसाइटोसिस, इसका मतलब होता है वेरिएशन इन साइज, साइज में अंतर। नॉर्मली देयर इज स्लाइट वेरिएशन इन डायमीटर, नॉर्मल एक हल्का सा वेरिएशन रहता है 6.7 से लेके 7.7 माइक्रोमीटर के बीच में, तो हम इसकी एक मीन वैल्यू 7.2 माइक्रोमीटर मान के चलते हैं, ठीक है। इतना तो नॉर्मल वेरिएशन रहता है, बट अगर वेरिएशन बहुत ज्यादा हो गया है, 6.7 की जगह 6 हो गया है, 5.5 से चला गया, उधर 8 तक चला गया, बढ़ गया है, तो उसको हम लोग फिर एनआइसोसाइटोसिस के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। एनआइसोसाइटोसिस मे बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल लार्जर देन द नॉर्मल, अगर नॉर्मल सेल से बड़े हैं तो मैक्रोसाइटोसिस कहलाता है, ठीक है। एनआइसोसाइटोसिस में अगर बड़े सेल्स हैं तो उनको मैक्रोसाइटोसिस कहेंगे, और अगर छोटे सेल हैं तो उसे माइक्रोसाइटोसिस कहेंगे, ठीक है। अब बस हमको यही समझना है, और अगर दोनों वैरायटी पाई जा रही हैं ब्लड में तो उसे डायमॉर्फिक कह देते हैं। अब माइक्रोसाइटोसिस, इसमें क्या होगा, सेल्स जो है हमारे स्मॉलर देन द नॉर्मल, छोटे होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, ऑफन एसोसिएटेड विद द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलते हैं, थैलेसेमिया में देखने को मिलते हैं, समटाइम्स अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, जो क्रोनिक डिजीज की एनीमिया होती है, मतलब कोई बहुत लंबे समय से बीमारी है जिसकी वजह से ब्लड में कमी आ गई है, तो उस केस में भी हमको माइक्रोसाइट्स देखने को मिल जाते हैं। नाउ मैक्रोसाइट्स, ठीक है, यहां पर क्या होगा, लार्जर, बड़े साइज को देखने को मिलते हैं, कहां कब कब क्या सिग्निफिकेंस है, अगर बड़े साइज को देखने को मिल रहे हैं तो हम उससे एक आइडिया लगाते हैं कि या तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है जो कि विटामिन B12 या फोलेट की डेफिशिएंसी से हुआ है, और या फिर लिवर डिजीज है, या अल्कोहल, कोई इंसान है दारू बहुत पी रहा है, या हाइपोथायराइडिज्म है। तो इस तरीके से इसका सिग्निफिकेंस रहता है कि ये अगर शेप है तो ये सारी प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है, ठीक है। अब सॉरी, ये साइज का था, ठीक है, साइज मैटर कर रहा था, यहां पर हम शेप की बात करेंगे। पोइकिलोसाइटोसिस, वेरिएशन इन शेप, इतना याद रखेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग पोइकिलोसाइटोसिस कहते हैं। वेरिएशन इन शेप ऑफ द रेड सेल्स इज टर्म्ड पोइकिलोसाइटोसिस, इसको पोइकिलोसाइटोसिस कहा जाता है। द नेचर ऑफ द एबनॉर्मल शेप डिटरमाइंस द कॉज ऑफ एनीमिया, जो नेचर है कि किस प्रकार का नेचर है, टीयर ड्रॉप है, टारगेट टाइप का है, किस टाइप का नेचर है उसका शेप का, उसके हिसाब से एनीमिया का कारण पता चलता है हमको। सिग्निफिकेंस, अगर नॉर्मल बात करें, मोटा मोटा एक टर्म आ जाए पोइकिलोसाइटोसिस, और क्या सिग्निफिकेंस है, तो पोइकिलोसाइटोसिस जो है नॉर्मली हमारे पास एबनॉर्मल एरिथ्रोपोइसिस, जो आरबीसी की सिंथेसिस हो रही है रेड बोन मैरो में, वो एबनॉर्मल है, प्रॉपर नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, और इसको हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक में डिटेल में देख चुके हैं क्या होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसेमिया, माइलो स्क्लेरोसिस एंड माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया, मतलब खून की कमी हो रही है, अलग अलग कारणों से होती है। आयरन डेफिशिएंसी है कि साइज में बड़े होने की वजह से, या सेल अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, क्या कारण है, तो है अनीमिया। तो इन सब, अगर ये पोइकिलोसाइटोसिस है तो नॉर्मली ये बीमारियां देखने को मिलती हैं हमको। अब अगर हम अलग अलग की बात कर लें, है ना, जैसे हमारे पास यहाँ पर कई सारे हैं यहाँ पर, ठीक है, इनकी सबकी अलग अलग बात करें हम लोग, तो पहला है हमारे पास स्फेरोसाइटोसिस। यहां पर क्या होगा, हमको कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ स्फेरॉइड,
पूरा का पूरा फुटबॉल की तरह गोल। और अभी हमने ऊपर देखा था कि हमारा जो आरबीसी होता है वो गोल ना होकर के कैसा होता है, बाय कॉनकेव होता है, बीच में चिपका हुआ होता है और ऐसे डिस्क शेप का रहता है। ठीक है, तो स्फेरोसाइटोसिस में हमारा शेप कैसा देखने को मिलेगा, स्फेयर शेप का मिलेगा, बजाय इसके कि बाय कॉनकेव डिस्क शेप का हो। कब कब देखने को मिलता है, क्या सिग्निफिकेंस है, सीन इन हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, जेनेटिक हो सकता है, जीन्स की कमी, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, हमारा ही इम्यून सिस्टम गलती से खा रहा है हमारे आरबीसी को, या एबीओ हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। तो ये कुछ बीमारियां हैं जहां पे जनरली हमको स्फेरोसाइटोसिस देखने को मिलती हैं। फिर कह रहा हूं बेटा आपको हर बीमारी के अंदर नहीं घुसना है, ठीक है, कि ये क्या चीज है, ये क्यों हो रहा है, किस कारणों से हो रहा है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगर हर एक बीमारी का एक कॉज लेके बैठेंगे तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत डिटेल हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंस हमें पता लगाना, तो एटलीस्ट सिग्निफिकेंस में 2 डिजीज आपको याद रखनी है। ठीक है, देन सिस्टोसाइटोसिस, यहां पर हमारा क्या है, फ्रेगमेंटेड आरबीसी, आरबीसी के टुकड़े देखने को मिलते हैं हमको। सिग्निफिकेंस क्या है, कब देखने को मिलते हैं, ये थैलेसेमिया में, हेरिडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस में, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया में। कुछ एनीमिया कॉमन है जिनके अंदर लगभग मिल ही जाता है, जैसे मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया में ये भी मिल रहा है, ऊपर वाला भी देखने को मिल रहा था। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया एंड सीवियर बर्न्स, अगर कोई इंसान भयंकर तरीके से जल गया है तो। ठीक है, देन इरेगुलरली कॉन्ट्रैक्टेड रेड सेल, रेड सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो इरेगुलर है, सही से मतलब उसका कॉन्ट्रैक्शन है वो ऐसे मान लो इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ये कब ऐसा होता है, फाउंड इन ड्रग एंड केमिकल इंड्यूस्ड हीमोलाइटिक एनीमिया, कोई केमिकल खा लिया है या कोई दवा खाई है आपने जिसकी वजह से सेल का शेप क्या है, सिकुड़ गया है। एंड इन अनस्टेबल हीमोग्लोबिनोपैथीज, ठीक है, हीमोग्लोबिनोपैथीज यानी कि हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होती है जो कि अनस्टेबल होती है। ठीक है, उन केस में हमको इरेगुलरली कॉन्ट्रैक्टेड रेड सेल्स, रेड सेल जो है प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, इरेगुलर है। देन लेप्टोसाइटोसिस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अनयूजुअली थिन रेड सेल्स, बहुत ही पतले रेड सेल्स होते हैं, ये एकदम पतले टाइप के रहेंगे। इसी के अंदर हमारे टारगेट सेल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, टारगेट सेल। मैं बार बार बैक नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग कोशिश करना इसका ये डायग्राम सामने रखना और फिर साथ साथ पढ़ना है। टारगेट सेल बहुत पतले होते हैं तो हमें ऑलमोस्ट अंदर की चीजें दिखाई पड़ रही हैं करके, तो ये इस तरह से टारगेट सेल हमको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, लेप्टोसाइट्स आर सीन इन सीवियर आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी में ही देखने को मिलता है, एंड थैलेसीमिया। ठीक है, और टारगेट सेल इसी की ही एक वैरायटी है, एक फॉर्म है। टारगेट सेल इज अ फॉर्म ऑफ लेप्टोसाइट इन विच देयर इज अ सेंट्रल राउंड स्टेन्ड एरिया, यहां पर हमको बीच में एक स्टेन्ड, ये देख रहे हो गाढ़ा गाढ़ा सा एक एरिया दिखाई पड़ता है जिसके ऊपर कलरिंग आ रखी होती है, यानी कि कलर हो चुका होता है वो, तो स्टेन बोल देते हैं। कोई चीज अगर कलरफुल हो जाती है तो हम उसको स्टेन बोल देते हैं कि हमने जो डाई का इस्तेमाल किया वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया और वो कलर हमको अब दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ओके, सेंट्रल राउंड स्टेन एरिया होता है, एंड अ पेरिफेरल रिम ऑफ हीमोग्लोबिन, और पेरिफेरल उसके आजू बाजू में हीमोग्लोबिन की हमें रिंग देखने को मिलती है, ये और किनारे किनारे पर। क्लियर, ओके, चलिए। तो पेरिफेरल रिम, रिम मतलब जो पहिए के आसपास जैसा रहता है, दिखाया मैंने अभी। टारगेट सेल्स आर फाउंड इन आयरन डेफिशिएंसी, थैलेसेमिया, क्रोनिक लिवर डिजीज। ठीक है, थैलेसेमिया में आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया में थैलेसेमिया में, आयरन डेफिशिएंसी में, एंड आफ्टर स्प्लेनेक्टोमी, अगर स्प्लीन को काट के निकाल दिया जाता है तो भी हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल सबको पता है, सिकल सेल कैसा होता है, इसको हम ड्रेपेनोसाइट्स भी कहते हैं, दूसरा नाम पक्का याद रखेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या रहेगा, सिकल शेप के होते हैं, कब देखने को मिलता है, फाउंड इन सिकल सेल डिजीज, है ना, जब हमारा जो शेप है वो सिकल शेप का हो जाता है। क्रीनेटेड रेड सेल, क्रीनेटेड का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ, श्रिंक्ड। अब कोई चीज ऐसी थी, इसके अंदर प्लाज्मा था, जब सिकुड़ जाएगा तो ये कुछ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रीनेटेड। ठीक है, ये क्रीनेटेड आरबीसी। तो ये होता कैसा है, ये जनरली कोई बीमारी नहीं होती है, बहुत रेयर है बीमारी हो, इसमें थोड़ी गलती लैब में हो जाती है। तो डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा इसका, एरिथ्रोसाइट विच डेवलप न्यूमरस प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब उभार ऐसे ऐसे निकल आते हैं। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस, उसके सरफेस से ऐसे 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 करके उभार निकल आएंगे। क्यों निकल आते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है,
क्या इससे हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे? दे आर प्रेजेंट इन ब्लड फिल्म्स ड्यू टू अल्कलीन पीएच। जो सोल्यूशन हमने इस्तेमाल किया है वो बहुत ज्यादा अल्कलीन था। प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ फैटी सब्सटेंस ऑन द स्लाइड, जो स्लाइड्स आपने इस्तेमाल करी थी उसमें फैटी सब्सटेंस था, ठीक है, जिसकी वजह से बाहर का कंसंट्रेशन हाई हुआ और उसने अंदर का लिक्विड खींच लिया सेल के अंदर का। एंड इन केस वेयर फिल्म इज मेड फ्रॉम ब्लड दैट हैज बीन अलाउड टू स्टैंड ओवरनाइट। आपने जो स्लाइड रखी थी पूरी रात रखे होगी, उसके बाद आप देखते हैं तो आपको क्रीनेटेड रेड सेल देखने को मिलता है, ठीक है ना। नॉर्मली क्या है ये लैब का ही, कुछ लैब में ही करते हुए गलती होती तब देखने को मिलता है। देन है एक्यांथोसाइट्स, या इसको हम लोग स्पर सेल्स कहते हैं, ठीक है। आरबीसी विद इररेगुलरली स्पेस्ड स्पाइनी प्रोजेक्शन, जो स्पाइनी प्रोजेक्शन इसके बाहर ऐसे निकले रहेंगे वो इररेगुलरली स्पेस्ड है, मतलब उनके बीच की दूरी है वो बराबर नहीं है। एक्यांथोसाइट देखो यहाँ पर ये कोई नहीं निकला हुआ, फिर एक ये निकला है, फिर एक ये, फिर इतना गैप हो गया, फिर ये। अब वहीं पे हम बर्थ सेल्स के अंदर देखेंगे बराबर कुछ फिक्स दूरी पर लगातार इक्वल डिस्टेंस पे हमको देखने को मिलेंगे। ये इन दोनों में थोड़ा सा अंतर आता है, ठीक है। चलिए, तो इररेगुलरली, जो एक समान उनके बीच की दूरी नहीं होती है, और स्पाइनी प्रोजेक्शन होता है। फाउंड इन स्प्लेनेक्टोमाइज्ड सब्जेक्ट, जिसकी स्प्लीन को काट के हटा दिया गया है। एंड इन क्रोनिक लिवर डिजीज, और कोई लिवर की बीमारी है, क्रोनिक है, लंबे समय से, तो उसमें देखने को मिलता है। बर्थ सेल्स या एक्टिनोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी विद शॉर्ट, यहां पर जो प्रोजेक्शन थे थोड़े बड़े बड़े थे, यहां पे प्रोजेक्शन थोड़े छोटे होते हैं। इवनली स्पेस्ड प्रोजेक्शन, इवनली स्पेस्ड मतलब उनके बीच की दूरी जो है वो एक समान रहती है। सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? ऑफन सीन इन यूरेमिया, यूरेमिया में देखने को मिलता है, लिवर डिजीज में देखने को मिलता है। एंड एज एन आर्टिफैक्ट ऑफ ब्लड सैंपल प्रिपरेशन, आर्टिफैक्ट का मतलब यही हो गया कि जब उसका सैंपल हम तैयार कर रहे थे तो हमने उसमें कुछ गड़बड़ी कर दी, ठीक है। देन स्टेमेटोसाइटोसिस, स्टेमेटोसाइटोसिस सेंट्रल एरिया हैविंग स्लिट, स्लिट मतलब एक खांचा, एक गैप, लाइक और माउथ लाइक अपीयरेंस। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टेमेटोसाइटोसिस में ये बीच में एक गैपिंग सी आ गई है, ठीक है ना, पूरे सेल के बीच में, तो इसको हम स्टेमेटोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। कब होता है ये? दे आर फाउंड इन हेरिडिटरी स्टेमेटोसाइटोसिस, जेनेटिक है, ठीक है, मतलब जेनेटिक कारणों से होता है। और मे बी सीन इन क्रोनिक अल्कोहलिज्म, या कोई बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है तो हमको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। देन एवोलोसाइटोसिस या एलेप्टोसाइटोसिस, शेप जो ओवल शेप का हो गया, एलिप्स शेप का हो गया, ओवल और एलिप्टिकल शेप ऑफ रेड सेल्स। सिग्निफिकेंस क्या है? सीन इन, ये भी हेरिडिटरी होती है इनकी कंडीशन, जेनेटिक जीन्स की कमी की वजह से हो जाता है, या मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया या हाइपोक्रोमिक एनीमिया के केस में देखने को हमको मिलता है। सिग्निफिकेंस में आपको डिजीज याद रखनी है, अब हर डिजीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर बता रहा हूं मैं, ओके। तो दो कैटेगरी हो गया हमारे पास, आरबीसी अकॉर्डिंग कलर। तो अगर हम यहां बात करें तो हम देख सकते हैं पहला साइज की वेरिएशन था, दूसरे में शेप का वेरिएशन हो गया। अब हम कलर की बात कर रहे हैं, हाइपो, पॉली और हाइपरक्रोमेसिया, कलर का डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब आरबीसी अकॉर्डिंग कलर की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली द इंटेंसिटी ऑफ पिंक स्टेनिंग, यानी कि पिंक जो कलर है, स्टेन जो कलरिंग आती है रेड ब्लड सेल के ऊपर, जो उसकी इंटेंसिटी है, पिंक स्टेनिंग ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ रेमनोस्की स्टेन्ड ब्लड स्मेयर, जिस तरीके से टेक्निक से हम करते हैं उसका नाम है रेमनोस्की स्टेन, ठीक है ना, जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम द पेरिफेरी टू सेंटर, पेरिफेरी मतलब किनारे से जब सेंटर की तरफ आएंगे तो हम देख सकते हैं ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो इसको समझाता हूं मैं, इसका क्या मतलब है। तो जो कलर है हमारे पास नॉर्मल हम देख सकते हैं, यहां कलर बहुत ज्यादा है, फिर सेंटर की तरफ आते आते कलर हमारा हल्का होता जा रहा है, तो इसको कहा गया है कि डिक्रीज होता जा रहा है पेरिफेरी से सेंटर की तरफ। क्लियर? ये डिक्रीज हो रहा है, नॉर्मल में ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक। आगे आते हैं अब, लेकिन कुछ कंडीशन दूसरी आती है, जैसे हाइपोक्रोमेसिया, इंक्रीज्ड सेंट्रल पैलर, बीच में जो थोड़ा सा डिस्कलरेशन था वो बहुत बड़ा हो जाता है। सेंट्रल पैलर मतलब बीच की डिस्कलरिंग, उसमें स्टेनिंग नहीं होती बिल्कुल भी। और इसको हम हाइपो मतलब कम, और क्रोमेसिया मतलब कलर, कम कलर को लेना है, कम स्टेन होना। सिग्निफिकेंस क्या है, कब देखने को मिलता है? इट मे डेवलप आइदर फ्रॉम लोअर्ड हीमोग्लोबिन कंटेंट, ठीक है। अगर हाइपोक्रोमेसिया देखने को मिलता है तो आइडिया लगता है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या क्रोनिक इन्फेक्शन है कोई, या ड्यू टू थिननेस ऑफ द रेड सेल्स, रेड सेल्स जो है आरबीसी वो आपके पतले हो गए हैं, जैसे कि थैलेसेमिया या साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलता है, ठीक है। देन हाइपरक्रोमेसिया,
यूजुअली डीप पिंक स्टेनिंग ऑफ द रेड सेल्स, पूरा रेड सेल, बीच में कोई भी वो नहीं होगा, हल्का सा लाइटनेस नहीं होगी, पूरा पूरा एकदम कलर हो जाएगा, डीप हो जाएगा, ड्यू टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ गई है और इसको हम हाइपरक्रोमेसिया कहते हैं। कहां देखने को मिलता है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, स्फेरोसाइटोसिस एंड इन नियोनेटल ब्लड। बच्चों में वैसे भी हीमोग्लोबिन क्वांटिटी ज्यादा होती है तो वहां पे हमको देखने को मिलता है। देन पॉलीक्रोमेसिया, कई सारे कलर। आरबीसी डेट अपीयर ब्लूइश ऑन स्टेनिंग ड्यू टू रेसिडुअल आरएनए, बीच में आरएनए भी होता है, ठीक है, हमने देखा था पॉलीक्रोमेशिया में कुछ आरएनए के तत्व यहां बीच में पाए जाते हैं जो कि ब्लूइश होते हैं। तो एक रेड कलर आ गया, पिंक हो गया हल्का हल्का सा, और एक ब्लू हो गया, तो पॉलीक्रोमेशिया, कई सारे कलर आ गए यहां पर, ठीक है। चलिए देन कहां थे हम लोग? हाँ ठीक है, ये हो गया रेड ब्लड सेल इंक्लूजन। चौथा है हमारे पास रेड ब्लड सेल इंक्लूजन, इसको मैं जरा खींच करके 6th नीचे ले आता हूं क्योंकि बार बार इसकी जरूरत पड़ रही है। ओके, 5th हम लोग 6th नंबर पेज पे है ना, तो इसको और पीछे कर लें। ओके ठीक है, तो यहां पर हम बात करें 4th है रेड ब्लड सेल इंक्लूजन, यानी कि अब हम देख सकते हैं रेड ब्लड सेल इंक्लूजन, यानी कि ब्लड्स के अंदर जो हमारा आरबीसी है उसके अंदर कोई इंक्लूजन, कोई चीज हमको देखने को मिलती है जो कि नॉर्मल सेल के केस में हमको देखने को नहीं मिलती है। क्लियर? तो ये कब हमको नॉर्मली देखने को मिलता है? ये जनरली हमको देखने को मिलता है कंपनसेटरी एरिथ्रोपोइसिस। कंपनसेटरी का मतलब होता है जब आपकी बॉडी में खून की कमी हो रही है और आपकी बॉडी कोई कंपनसेटरी, मतलब उसको कंपनसेट करने के लिए, पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा एरिथ्रोपोइसिस कर रही है। उस कंडीशन में जो आरबीसी है पूरे मैच्योर नहीं हो पाते हैं और ब्लड में आ जाते हैं, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिलती है जो उनके मैच्योरिटी के दौरान हट जानी चाहिए थी। ठीक है, चलिए, अ नंबर ऑफ चेंजेस आर एसोसिएटेड विद कंपनसेटरी इंक्रीज इन एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी। कई सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि मेन अगर हम डिस्कशन करें हॉवेल जॉली बॉडीज, ठीक है, हॉवेल जॉली बॉडी, बीच में एक डार्क स्पॉट सा दिख रहा है हमको, क्या है ये? स्मॉल राउंड न्यूक्लियर रिमनेंट, न्यूक्लियस का छोटा सा अंश यहां रह जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस का, रेमनेंट मतलब उसका बचा हुआ पार्ट, ठीक है, सीन इन आरबीसी। कब देखने को मिलता है? सीन इन पेशेंट विद एस्प्लेनिया और फंक्शनल हाइपोस्प्लेनिज्म, ठीक है ना, जब आपका स्प्लीन की एक्टिविटी कम हो जाती है, एग्जांपल सिकल सेल डिजीज आ गया इसमें, ठीक है ना, एस्प्लेनिया और फंक्शनल हाइपोस्प्लेनिज्म में हमको देखने को मिल रहा है। फिर बेसोफिलिक स्टिपलिंग, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल डार्क ग्रेन्यूल विद इन आरबीसी। बेसोफिलिक स्टिपलिंग कहां गया? ये रहा, इसमें हमको ये ग्रेन्यूल से देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिल रहे हैं ये? ठीक है ना, उसमें डार्क ग्रेन्यूल्स रहते हैं, अगेन क्रोमोसोम या न्यूक्लियस कुछ पार्ट्स रह जाते हैं। सिग्निफिकेंस, कॉमन इन लीड पॉइजनिंग, थैलेसेमिया एंड साइटोब्लास्टिक एनीमिया। कहां देखने को मिलेंगे हमें? लीड पॉइजनिंग में, थैलेसेमिया में और साइटोब्लास्टिक एनीमिया में। क्लियर? एंड द थर्ड वन इज हिंज बॉडी। हिंज बॉडी में क्या होता है? डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन प्रेसिपिटेट। जो हीमोग्लोबिन होता है डीनेचर्ड प्रोटीन होता है, खुल जाता है और वो प्रेसिपिटेट हो जाता है विद आरबीसी, विद इन आरबीसी, आरबीसी के अंदर, ठीक है ना। प्रेसिपिटेट मतलब समझते हो ना, जो प्रोटीन हमारी खुल के, जैसे एग हमारा प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन होती है, जो हमारा ये होता है पनीर जो होता है, दूध फट जाना, वो प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन होती है, ठीक है। तो ये भी क्या होती है? प्रेसिपिटेट हो जाती है, डीनेचर्ड हो जाती है, टिपिकली विजिबल विद स्पेशल स्टेन, और ये हमको दिखाई पड़ती है कुछ खास स्टेन्स के साथ। तो हिंज बॉडी ये रही, ये हमको स्टेन्स दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो 3 या मेन थे इसके अंदर जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और कब देखने को मिलता है? सीन इन G6PD डेफिशिएंसी एंजाइम है हमारे पास, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताता हूं मैं अभी, G6PD डेफिशिएंसी एंड अनस्टेबल हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर। इन उसके क्या कहते हैं कंडीशंस में हमको देखने को ये मिलता है, ठीक है, ओके। तो ये अपना होता है, आप उसमें जी हो जाएगा अपना ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और आई थिंक ये होता है डिहाइड्रोजनेस, ठीक है, ये एंजाइम की कमी की वजह से हो जाता है। तो ये था हमारे पास एबनॉर्मल सेल्स
और उनके सिग्निफिकेंस। बाद बाकी आपको पता तो है ही, इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। हमसे लाइव क्लास से जुड़ना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है तो माइंड नर्चर ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, पढ़ना है, रिवाइज करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़िए, कहीं से भी रिवीजन करते रहिए। जो भी पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ते हैं, उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। वो रिवीजन करते रहेंगे तो दिक्कतें बहुत कम आएंगी। ठीक है, तो करना क्या है, पढ़ना है और रिवाइज करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।